नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरीज में। आज रात की कहानी कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। हम अक्सर मानते हैं कि तस्वीरें सिर्फ यादें होती हैं, लेकिन क्या हो अगर कोई तस्वीर आपको देख रही हो? क्या हो अगर कैनवस पर उकेरे गए रंग आपके खून के प्यासे हो जाएं? हेडफोन लगा लीजिए और कमरे की बत्तियां बुझा दीजिए, क्योंकि आज हम जिस हवेली में कदम रखने जा रहे हैं वहां से वापस लौटने का रास्ता किसी नक्शे में नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं खौफ का ये सफर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के घने जंगलों के बीच बादलों और कोहरे में लिपटी एक इमारत खड़ी थी, जिसे स्थानीय लोग भैरवगढ़ के नाम से जानते थे। ये हवेली ईंट और पत्थर से नहीं, बल्कि रहस्यों और श्राप से बनी थी। अमावस की रात थी और बारिश ऐसे बरस रही थी जैसे आसमान आज पूरी दुनिया को डुबो देना चाहता हो। इसी तूफानी रात में एक काली एसयूवी गाड़ी की हेडलाइट्स ने हवेली के जंग लगे लोहे के गेट को रोशन किया। गाड़ी में बैठा था समीर, जो मुंबई का एक नामी आर्किटेक्ट था। 20 साल बाद वो अपने पुरखों की जायदाद को बेचने के इरादे से लौटा था। उसे इन पुरानी कहानियों और भूतों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। गाड़ी से उतरते ही ठंडी हवा ने उसका स्वागत नहीं किया, बल्कि उसे चेतावनी दी। हवेली के मुख्य द्वार पर बूढ़े चौकीदार हरी काका लालटेन लेकर खड़े थे। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखों में एक ऐसा डर था जो दशकों से जमा हुआ था। समीर को देखते ही उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने दबी जुबान में कहा, छोटे मालिक, मैंने खत लिखकर आपको मना किया था। ये समय यहाँ आने के लिए सही नहीं है। यहाँ की हवाओं में जहर घुल चुका है। समीर ने उनकी बातों को टाल दिया और हवेली के अंदर कदम रखा। लेकिन जैसे ही समीर ने दहलीज पार की, उसे महसूस हुआ कि तापमान अचानक शून्य से नीचे गिर गया है। बाहर उमस थी, लेकिन अंदर इतनी ठंड थी जैसे वो किसी मुर्दा घर में आ गया हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही धड़कनें किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। समीर अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से दूर थी। तभी उसे छत के ऊपर से, यानी तीसरी मंजिल से, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी के चलने की नहीं थी, बल्कि किसी भारी चीज के घिसटने की थी। घिस घिस, जैसे कोई भारी जंजीर पत्थर के फर्श पर खींची जा रही हो। बचपन में उसके दादाजी ने उसे कसम दी थी कि तीसरी मंजिल पर कभी मत जाना, वहां काल सोता है। लेकिन आज समीर बड़ा हो चुका था। उसने टॉर्च उठाई और उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ा जो अंधेरे में ऊपर जा रही थीं। तीसरी मंजिल के गलियारे के आखिर में एक बड़ा सा दरवाजा था। उस बंद दरवाजे की दरारों से एक सुनहरी मध्यम रोशनी बाहर आ रही थी और अंदर से सड़े हुए कमल के फूलों की बदबू आ रही थी। समीर ने दरवाजा तोड़ा और अंदर गया। सामने एक बड़ा सा कैनवस रखा था जो सफेद कपड़े से ढका था। कमरे में हवा नहीं चल रही थी, फिर भी वो कपड़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे उसके नीचे कोई सांस ले रहा हो। हिम्मत करके समीर ने कपड़ा हटाया। सामने एक अधूरी पेंटिंग थी, एक बेहद खूबसूरत औरत, लेकिन उसका चेहरा नहीं बना था। चेहरे की जगह सिर्फ सपाट खाली कैनवस था। समीर अभी उस चित्र को देख ही रहा था कि उसे अपने कान के ठीक पीछे एक गर्म सांस महसूस हुई। एक आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे मेरा चेहरा दे दो, मुझे मेरी आंखें दे दो। समीर घबराकर पीछे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वो वापस पेंटिंग की तरफ घूमा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेंटिंग में उस औरत के हाथ अब ऊपर उठ चुके थे और उसकी उंगलियों से ताजा लाल खून टपक रहा था। समीर भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की दीवारों से अब खून नहीं, बल्कि काली गाढ़ी स्याही रिसने लगी। वो स्याही एक वाक्य बनकर उभरी, अध्याय शुरू हो चुका है चित्रकार, आज रात तुम मेरी रचना पूरी करोगे। कभी समीर का हाथ अपनी मर्जी के बिना ऐंठने लगा। एक अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया था। हवा में तैरता हुआ एक पुराना पेंट ब्रश उसके हाथ में आ गया। दिमाग में एक तीखी आवाज गूंजी,
तुम्हें मुझे बनाना होगा। मेरी दृष्टि ही अब तुम्हारी दृष्टि है। ब्रश ने कैनवस को छुआ और समीर की अपनी आंखों से खून की धार फूट पड़ी। उसने खून से उस यक्षिणी की एक आंख बना दी और जैसे ही वो आंख बनी वो झपकने लगी। उस पुतली ने घूमकर सीधे समीर को देखा। तभी हरी काका दरवाजा तोड़कर अंदर आए। मालिक, हटो वहां से। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते, कमरे की परछाइयां जिंदा हो गईं। उन काली सायों ने हरी काका को जकड़ लिया और देखते ही देखते उनका शरीर पत्थर के कोयले जैसा काला पड़ गया और वो टूटकर बिखर गए। उनका शरीर मांस और हड्डियों का नहीं था, वो कागज के टुकड़ों में बदल गया। हरी काका इंसान नहीं थे, वो भी इस शापित हवेली की एक पुरानी पेंटिंग का हिस्सा थे जो आज तक वफादारी निभा रहे थे। अब समीर अकेला था। यक्षिणी अब कैनवस से बाहर निकल रही थी। समीर ने पास पड़ा तारपीन का डिब्बा उठाया और पूरा तेल उस पेंटिंग पर डाल दिया। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और जला दिया। आग का एक विशाल गोला बना। यक्षिणी चीखी, समीर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पेंटिंग जलकर खाक हो गई और समीर बेहोश हो गया। जब समीर की आंखें खुली तो वो अपने मुंबई वाले घर में था। शुक्र है, सब सपना था। वो उठकर बाथरूम में गया और मुंह धोने के लिए नल खोला। उसने मुंह धोया और तौलिए से चेहरा पोंछा, लेकिन जब उसने आईने में देखा तो उसकी रूह कांप गई। आईने में जो कमरा दिख रहा था वो मुंबई का बाथरूम नहीं था। आईने के रिफ्लेक्शन में पीछे की दीवार जली हुई थी और वहां भैरवगढ़ का 8 रूम दिख रहा था। और आईने में समीर का चेहरा समीर का नहीं था। आईने में यक्षिणी खड़ी थी, समीर के कपड़े पहने हुए। वो मुस्कुराई और बोली, तुमने पेंटिंग जलाई समीर, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि पेंटिंग जलने के बाद आत्मा कहाँ जाएगी। आत्मा को नया शरीर चाहिए था और वो शरीर तुम्हारा है। समीर ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं आई। उसने अपने हाथ देखे, उसके हाथ धीरे धीरे कैनवस के कपड़े में बदल रहे थे। असली दुनिया में यक्षिणी ने बाथरूम की लाइट बंद की और सीटी बजाते हुए बाहर निकल गई। पीछे बाथरूम के अंधेरे में समीर हमेशा के लिए आईने के अंदर एक पेंटिंग बनकर रह गया। लेकिन दोस्तों, क्या कहानी सच में यहां खत्म हो गई थी? नहीं, बुराई कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ रूप बदलती है। उस खौफनाक रात के ठीक 5 साल बाद मुंबई की एक आलीशान आर्ट गैलरी में एक नीलामी चल रही थी और सबके आकर्षण का केंद्र थी वही पेंटिंग। किसी को नहीं पता था कि ये पेंटिंग वहां कैसे पहुंची। पेंटिंग का नाम रखा गया था द कर्स्ड किंग, श्रापित राजा। पेंटिंग में वही दृश्य था, काली हवेली, 4 लोग और पैरों के नीचे वो जली हुई औरत। लेकिन अजीब बात ये थी कि पेंटिंग के रंग आज भी उतने ही गीले लगते थे जैसे अभी अभी बनाए गए हों। नीलामी जीती मिस्टर खन्ना ने। उन्होंने उस पेंटिंग को अपने बेडरूम में टांग दिया। लेकिन दूसरी रात खन्ना साहब की नींद एक अजीब सी बदबू से खुली। ये बदबू सड़े हुए ऑयल पेंट और जले हुए मांस की थी। खन्ना ने लाइट जलाई और देखा कि पेंटिंग में जो राजा यानी कि समीर था, उसका चेहरा अब सीधे खन्ना की तरफ घूमा हुआ था और समीर की आंखों से पेंटिंग के बाहर असली जमीन पर काली स्याही टपक रही थी। टप टप टप। और एक जानी पहचानी आवाज ने कहा, तुमने हमें खरीद तो लिया, लेकिन इस कैद की कीमत तुम अपनी जान से चुकाओगे। अगली सुबह खन्ना की लाश मिली। उनका पूरा मुंह काले रंग से भरा हुआ था, जैसे उन्होंने मरने से पहले लीटर भर पेंट पी लिया हो, और दीवार पर टंगी पेंटिंग वो गायब थी। इधर शहर के दूसरे कोने में रिया, जो समीर की मंगेतर थी, अब एक सामान्य लड़की नहीं थी। समीर को खोने के बाद उसने अपना जीवन तंत्र मंत्र और रूहानी दुनिया को समझने में लगा दिया था। उसे पता था कि समीर अभी भी उस कैनवस के नर्क में फंसा है
और वो पेंटिंग खुद उसके पास आ रही है। उसी रात रिया के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर कोई नहीं था, बस वो पेंटिंग जमीन पर रखी थी। कैनवस पर एक नया संदेश लिखा था, मुझे मुक्त करो रिया। रिया ने पेंटिंग उठाई और उसे अपने अभ्यास कक्ष में ले गई। उसने कमरे के चारों तरफ नमक का घेरा बनाया और पेंटिंग के सामने एक बड़ा आदमकद आईना रख दिया। वो मिरर वॉकिंग के जरिए अपनी आत्मा को उस पेंटिंग की दुनिया में भेजने वाली थी। उसने मंत्र पढ़ा और अपना हाथ आईने के अंदर डाल दिया। आईने ने उसे खींच लिया। जब रिया की आंखें खुलीं तो वो कैनवस की दुनिया में थी। यहाँ का आसमान कागज जैसा सफेद था और सूरज सिर्फ एक जलता हुआ पीला धब्बा था। वो चलते चलते उस काली हवेली के पास पहुंची। हवेली के दरबार में हड्डियों और टूटे हुए ब्रशों से बने सिंहासन पर समीर बैठा था, लेकिन उसका शरीर अब आधा इंसान और आधा स्केच जैसा था। समीर ने भारी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आई रिया? यहाँ आने का रास्ता है, जाने का नहीं। रिया दौड़कर समीर के पास गई। मैं तुम्हें लेने आई हूं समीर। समीर हंसने लगा। तुम समझती नहीं हो रिया, यक्षिणी मरी नहीं है, वो मैं हूं और मैं वो हूं। उस दिन आग में यक्षिणी की रूह ने मेरे अंदर पनाह ले ली थी। तभी समीर का बायां हाथ अपने आप मुड़ने लगा और यक्षिणी की आवाज आई, स्वागत है रिया, मुझे एक नए शरीर की तलाश थी। समीर, जिस पर यक्षिणी हावी हो रही थी, रिया की तरफ बढ़ा। रिया ने अपनी जेब से एक शीशी निकाली जिसमें तारपीन और गंगा जल का मिश्रण था और सीधे समीर के चेहरे पर दे मारा। छनन! समीर का चेहरा धुएं की तरह जलने लगा। समीर का असली हिस्सा कुछ पल के लिए वापस आया। उसने चिल्लाकर कहा, रिया भागो, आईने की तरफ भागो, मैं इसे रोकूंगा। समीर ने अपनी ही छाती में एक बड़ा सा पेंट ब्रश घोंप लिया। मेरी पेंटिंग को मिटा देना रिया, मुझे मिटा देना। रिया पीछे मुड़कर दौड़ी और सामने उसे वो आईना दिखा। उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई। धड़ाम! रिया अपने असली कमरे में फर्श पर आ गिरी। सामने रखी पेंटिंग में अब हलचल हो रही थी। रिया ने पास रखा थिनर का कैन उठाया और पूरी पेंटिंग पर छिड़क दिया और आग लगा दी। पेंटिंग जलकर राख हो गई। रिया ने राहत की सांस ली। सब खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई? रिया ने अपना फोन उठाया, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था और घड़ी में समय रुका हुआ था, 3 बजे। उसे प्यास लगी। वो किचन में गई और पानी पिया, लेकिन पानी का स्वाद तारपीन जैसा था। उसने थूकते हुए वॉश बेसिन में देखा, वो पानी नहीं, नीला पेंट था। रिया घबराकर खिड़की की तरफ भागी। उसने पर्दा हटाया और जो नजारा उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। बाहर मुंबई शहर तो था, लेकिन सब कुछ रुका हुआ था। लोग पुतलों की तरह जाम थे और आसमान एक सपाट काले कपड़े जैसा था जिस पर सफेद छींके मारे गए थे। रिया चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज गूंजी नहीं, वहीं दब गई। तब रिया को वो खौफनाक सच समझ आया। समीर ने उसे पेंटिंग के अंदर से बाहर धक्का नहीं दिया था, बल्कि उसने रिया को बचाने के लिए पेंटिंग के अंदर ही एक और नकली दुनिया बना दी थी। रिया कोमा से बाहर नहीं आई थी, वो बस एक पेंटिंग से निकलकर एक दूसरी पेंटिंग में आ गई थी। वो पेंटिंग के अंदर पेंटिंग में कैद थी। अचानक छत से सूखे हुए पेंट की पपड़ियों गिरने लगीं और उन पपड़ियों के पीछे से एक विशालकाय चेहरा दिखाई दिया। वो काल चित्रकार था, द डार्क आर्टिस्ट। उसने गड़गड़ाती हुई आवाज में कहा, रंग बिखरने लगे हैं रिया, अब मिटने की बारी तुम्हारी है। रिया ने देखा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन चारकोल के पाउडर में बदल रही है। वो भागते हुए नीचे बेसमेंट में पहुंची, जहां ये पेंटिंग शुरू होती थी। वहां अंधेरे में एक विशाल ब्रश हवा में तैर रहा था, जो लगातार नई मुसीबतें पेंट कर रहा था। वहीं कोने में समीर बैठा था, जो अब लगभग मिट चुका था। समीर ने चिल्लाया, रिया, ब्रश को तोड़ दो, यही दिल है। रिया ने छलांग लगाई और उस जलते हुए ब्रश को पकड़ लिया। उसके हाथ जल रहे थे, लेकिन उसने अपनी पूरी जान लगाकर ब्रश को अपने घुटने पर दे मारा। कड़ाक! ब्रश टूट गया
और पूरी दुनिया पिघलने लगी। समीर भी धुएं की तरह उड़ गया और सब कुछ सफेद हो गया। रिया को एक झटका लगा और वो उठ बैठी। वो एक अस्पताल के बिस्तर पर थी। डॉक्टर दौड़ कर आए। मिस रिया, ये चमत्कार है, आप 5 साल बाद कोमा से जागी हैं। डॉक्टर ने बताया कि समीर 5 साल पहले ही हादसे में मर चुका था। रिया को लगा, चलो अब हकीकत में हूं। कुछ दिनों बाद रिया घर आई। वो अपनी डायरी लिखने बैठी। उसने पेन उठाया और लिखना शुरू किया, लेकिन पेन से नीली स्याही नहीं निकली, पेन से लाल खून निकला। रिया का हाथ कांप गया। उसने अपनी कलाई देखी। वहां एक छोटा सा काला निशान था, किसी आर्टिस्ट का सिग्नेचर, और उसके नीचे लिखा था कलेक्शन 2 द सर्वाइवर। रिया ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। कमरे के कोने में एक अधूरी पेंटिंग रखी थी जिसमें एक अस्पताल का कमरा बना था, और रिया के पीछे डॉक्टर के वेश में वही काल चित्रकार खड़ा मुस्कुरा रहा था। मतलब हकीकत तो शायद कभी थी ही नहीं। तभी रिया ने अचानक सीधे आप की तरफ देखा, हाँ, स्क्रीन के इस पार आपको, और चिल्लाकर बोली, वीडियो बंद करो, मुझे देखना बंद करो। जब तक तुम मुझे देख रहे हो मैं इस कहानी में कैद रहूंगी। स्क्रॉल करो, आगे बढ़ो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कमरे की बत्तियां बुझ गईं और अंधेरे में सिर्फ एक आवाज आई, अगला पोर्ट्रेट उसका होगा जो अभी इस कहानी को सुन रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपके कमरे में कोई आपको देख रहा है, तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा। हो सकता है आप भी किसी कैनवस पर बने हुए सिर्फ एक चित्र हो, और कोई आर्टिस्ट अभी अभी आपको मिटाने के लिए अपना ब्रश उठा रहा हो। शुभ रात्रि।